तो गाइस हमारी आज की स्टोरी की हीरोइन है एक ऐसी लड़की जिसकी किस्मत ना एकदम ही खराब है और उसे सब मनहूस समझते हैं। उसे किडनैप कर लेता है उसकी फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन ताकि वो उनसे अपना बदला ले सके। लेकिन उसे क्या पता कि ये लड़की तो पहले से ही अपनी लाइफ से इतनी परेशान है कि अब और कुछ सहने की हिम्मत ही नहीं बची। और मजे की बात तो ये है कि इस लड़की की वजह से इस विलेन की लाइफ पूरी 180 डिग्री घूमने वाली है। तो स्टोरी शुरू होती है हमारे हैंडसम क्राउन प्रिंस शेंग से, जिससे पूरा शहर कांपता है। लेकिन इस वक्त उसकी हालत बहुत खराब है और उसे तुरंत बचाना होगा। और तभी सीन में एंट्री होती है हमारी क्यूट सी नर्स मोचू की। डॉक्टर उसे ऑपरेशन के लिए तैयारी करने को बोलता है, पर वो तो शेंग के पास जाने से भी डर रही है। वो आंखें बंद करके कांपते कांपते अपना काम शुरू करती है। तभी अचानक शेंग की आंख खुल जाती है और वो मोचू का हाथ पकड़कर चिल्लाता है, ये तुम क्या कर रही हो? मोचू बोलती है, मैं आपको ऑपरेशन के लिए रेडी कर रही हूँ। वो गुस्से में बोलता है, कैसा ऑपरेशन? पागल हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? बेचारी मोचू की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो सोची कि इससे अच्छा तो जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तभी शेंग फिर से बेहोश हो जाता है। जब वो दोबारा उठता है तो उसके आदमी उसके पास होते हैं। वो मोचू के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि वो अपना काम खत्म करके चली गई। ये सुनकर शेंग गुस्से में बोलता है, उसे मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। उसी वक्त मोचू को फोन आता है कि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है और उसे जल्दी आना होगा। ये सुनते ही मोचू फौरन भागती है, लेकिन शेंग का असिस्टेंट उसे टैक्सी में बैठते हुए देख लेता है। वो शेंग को बताता है कि वो चली गई, पर शेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है, उसका पीछा करो, वो जहाँ भी जाए हमें उसे ढूंढना है। और वो सच में उसका पीछा करते करते उसके घर पहुँच जाता है। वहाँ उसकी बहन सू बारिश में उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सू मोचू को देखती है वो उसे मारने लगती है और घर में घुसने से रोक देती है। मोचू अपनी दादी के लिए पागल हो रही थी, पर सू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चिल्लाकर बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी दी हुई दवा से ही उनकी ये हालत हुई है। अब ये मासूम बनने का ड्रामा बंद करो। मोचू चिल्लाई, ये तुम क्या कह रही हो? हटो मेरे रास्ते से। लेकिन सू उसे अंदर नहीं जाने देती। तभी उसका डैड भागकर आता है। मोचू बोलती है, प्लीज मुझे दादी से मिलने दो, पर उसका डैड बोलता है, तुम्हारी दादी अब नहीं रही, बस अब बहुत हुआ, हमारी मुश्किलें और मत बढ़ाओ। मोचू रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैं उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसका डैड चिल्लाया, अच्छा, सू ने तुम्हें अपनी आंखों से उन्हें दवा देते हुए देखा था। मोचू अपनी बहन से बोली, तुम फिर से वही कर रही हो, कब तक ऐसा करोगी? और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ दिखता है कि बचपन से ही सू गलतियाँ करती थी और इल्जाम मोचू पर लगा देती थी और उनकी माँ हमेशा सू पर ही यकीन करती थी, क्योंकि मोचू को उसकी दादी ने पाला था। मोचू होश में आती है और अपनी मम्मी डैड से भीख मांगती है कि उसे एक बार अपनी दादी को देखने दें, जो अकेली उससे प्यार करती थी। पर उसका डैड बोलता है, अब तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तुमने हमेशा हमें मुसीबतें ही दी हैं, अब हम तुमसे तंग आ चुके हैं, दोबारा हमारे पास आने की सोचना भी मत। और वो सब अंदर चले जाते हैं। शेंग ये सारा ड्रामा शुरू से देख रहा था और उनके जाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन सूमी आया अपनी बहन का मजाक उड़ाने के लिए रुक जाती है और बोलती है, अब तो तुम बिल्कुल अकेली और कंगाल हो गई हो, जो अकेली तुमसे प्यार करती थी और तुम पर यकीन करती थी वो भी मर गई। मोचू बोलती है, तुम ऐसे कैसे हो सकती हो, वो तुम्हारी भी तो दादी थी। सू बोली, तुम दोनों एक जैसे हो, किसी काम के नहीं, तुम दोनों ने मेरी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही खड़ी की हैं। चलो अच्छा हुआ मुझे तुम दोनों से छुटकारा मिल गया। ये सब देखकर शेंग का असिस्टेंट पूछता है, बॉस आप बस ऐसे देखते रहेंगे क्या? शेंग बोलता है, और क्या करें, देखते हैं ये पागलपन कहाँ तक जाता है। तभी उनकी आंटी वहाँ आ जाती है। सू खुश होकर बोलती है, आंटी सर आप बिल्कुल सही टाइम पर आई, मोचू को घर से निकाल दिया गया है, आप इसे अपने साथ ले जा सकती हैं। रुको मैं इसका बैग भी ले आती हूँ ताकि हम दोबारा इसकी शक्ल न देखें। ये सुनकर मोचू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो भागकर कार में बैठती है और अपनी बहन को कुचलकर इस सब से छुटकारा पाने का फैसला करती है। उसकी आंटी उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। मोचू फुल स्पीड में कार चलाती है और यहाँ फाइनली शेंग एक्शन में आता है। वो भागकर कार के सामने खड़ा हो जाता है। मोचू लास्ट मोमेंट पर ब्रेक मारती है और डरकर भाग जाती है। इस सब के बाद मोचू बेहोश हो जाती है। शेंग उसे अपनी गोद में उठा लेता है और जाने लगता है। उसकी आंटी पूछती है, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? शेंग बोला, मेरे घर, आज से मोचू मेरी है। अगले दिन मोचू की आँख खुलती है और वो समझने की कोशिश करती है कि क्या हुआ। वो हैरान होकर चारों ओर देखती है, मैं कहाँ हूँ और यहाँ क्या कर रही हूँ? शेंग उसे बताता है कि उसकी फैमिली ने उसे सड़क पर फेंक दिया था, इसलिए वो उसे अपने घर ले आया। वो कहता है, ये तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत करने का मौका
मौका है, लेकिन मोचू का तो दिमाग खराब हो चुका था। वो चिल्लाए, कैसा मौका? मैं जाकर अपनी दादी का बदला लूंगी, मुझे उनसे बदला लेना है। शिंग उसे रोकने और शांत करने की कोशिश करता है, पर वो अपने आंसू नहीं रोक पाती और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। शिंग को समझ ही नहीं आता कि वो लोग इस सिचुएशन तक कैसे पहुंच गए। वो उसे छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने असिस्टेंट से पूछता है, वो पागल लड़की कहाँ है? इतनी देर क्यों लगा रही है? असिस्टेंट बताता है, वो बाथरूम में है। शिंग बोलता है, कैसा बाथरूम? उसे 2 घंटे हो गए हैं। वो उसे चेक करने जाता है तो देखता है कि मोचू एकदम खोई हुई और निराश बैठी है। वो अब और कुछ फेस नहीं करना चाहती। शिंग उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम जो कर रही हो उससे तुम्हारी दादी वापस नहीं आएंगी, पर हाँ, तुम्हें उन लोगों को सबक सिखाने का और अपना हक वापस लेने का मौका जरूर मिल सकता है। मोचू पूछती है, कैसा मौका? शिंग बोलता है, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें मौका मिलेगा। मोचू पूछती है, पर तुम ऐसा क्यों करोगे? शिंग बोला, मान लो क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। मोचू बोली, लेकिन तुम तो हमारी फैमिली के दुश्मन हो और सालों से हमसे नफरत करते हो, तुम्हें क्या मिलेगा? शिंग उसे घूरता है और मोचू का दिमाग कहीं और ही चला जाता है, पर शिंग कहता है कि उसे अपने दुश्मन की बेटी को अपने पास रखने में मजा आएगा। फिर वो पूछता है कि क्या वो राजी है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि उसकी आंटी बाहर है। शिंग उसे अंदर आने के लिए कहता है और मोचू के करीब जाकर बोलता है, हॉस्पिटल में तुम मुझे टच करने की हिम्मत कर रही थी और अब मेरे साथ रहने से डर रही हो। मोचू बोली, किसने कहा मैं डर रही हूँ? शिंग बोला, सोच लो, मुझे अभी जवाब नहीं चाहिए। और वो चला जाता है। उसकी आंटी अंदर आकर उस पर चिल्लाती है, मोचू तुम ये क्या करने वाली थी? अगर शिंग तुम्हें नहीं बचाता तो क्या होता? मोचू बोलती है, मुझे कोई ब्लेम मत करो, मैं उस वक्त होश में नहीं थी। आंटी कहती है, चलो जो हुआ सो हुआ। फिर वो बताती है कि वो उसे उसकी दादी की वसीयत के बारे में बताने आई है। दादी ने शहर के बीच में एक बड़ी जमीन उसके नाम छोड़ी है जिसकी कीमत 3 मिलियन है। मोचू कहती है, हाँ, मैंने डैड को इसके बारे में बात करते सुना था। आंटी बोली, अगर तुम्हारे डैड को इस वसीयत के बारे में पता चला तो वो हड़पने की पूरी कोशिश करेंगे। मोचू बोली, पर अब मैं छोटी नहीं हूँ, मैं अपना और अपनी दादी का हक उन सबसे लेकर रहूंगी। आंटी बोली, पर कैसे? तुम अकेले उनका सामना नहीं कर पाओगी। मोचू बोली, मैं अब अकेली नहीं रहूंगी, मैं शिंग के साथ टीम अप करूंगी। ये सुनकर आंटी शॉक रह जाती है, तुम पागल हो गई हो? तुम भूल गई वो कौन है? मैं इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगी। मोचू बोलती है, सॉरी आंटी, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उधर मोचू का डैड इस बात से अपसेट था कि माँ अचानक मर गई और वसीयत नहीं लिख पाई, इससे तो सब विरासत में अपना हिस्सा मांगेंगे। तभी सू एक आइडिया देती है, क्यों ना हम आपके नाम की एक नकली वसीयत बना ले, किसी को पता भी नहीं चलेगा। डैड बोला, आइडिया तो अच्छा है, पर मेरे भाई बहन शक नहीं करेंगे कि वसीयत सिर्फ मेरे नाम क्यों है। सू बोली, तो फिर मेरे नाम पर लिख दो, मैं बाद में आपको ट्रांसफर कर दूंगी। उसकी वाइफ बोली, हाँ, ये बिल्कुल सही है, दादी अपनी प्यारी पोती के नाम में तो जमीन छोड़ेंगी और सबसे सही टाइम इसे अनाउंस करने का सू का बर्थडे होगा जो बस 1 हफ्ते में है। डैड बोला, तुम सही कह रही हो। सू मासूम बनने का नाटक करती है, पापा आपको बुरा नहीं लगेगा कि मैं अपना बर्थडे मनाऊंगी जबकि दादी को मरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए? उसका डैड बोला, नहीं बेटा, जिंदा लोग मरे हुए लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, विरासत सबसे जरूरी है। और सू ये सोचकर बहुत खुश हो जाती है कि उसे मोचू से सब कुछ छीनने को मिल रहा है। उसी वक्त मोचू शिंग के पास पहुंचती है जो उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे एक होटल में देखकर हैरान हो जाती है। शिंग बताता है कि ये उसके लिए सबसे सेफ जगह है और उसे अपनी चोट पर पट्टी बदलने के लिए कहता है। मोचू उसके करीब जाकर पूछती है, क्या मैं तुम्हारे साथ सेफ रहूंगी? शिंग बोला, बिल्कुल गोला, ट्राई करके देख लो। मोचू बोली, पर मेरी फैमिली चुप नहीं बैठेगी। शिंग बोला, कोई भी चीज जो मेरी है उसे कोई नहीं ले सकता। मोचू बोली, पर मैं तुम्हारी नहीं हूँ। शिंग को गुस्सा आ जाता है और वो बात बदलने की कोशिश करती है। शिंग कहता है, बहुत देर हो गई है, तुम जा सकती हो, पर ये लो कमरे की चाबी, क्या पता किसी दिन तुम्हारा मन बदल जाए और तुम मेरी बनकर मेरे साथ यहाँ रहने का फैसला कर लो। अभी के लिए तुम मेरे घर पर रह सकती हो। मोचू उसे थैंक यू बोलती है और पूछती है कि क्या उसकी आंटी भी उसके साथ रह सकती है। शिंग कहता है, जो तुम्हें ठीक लगे करो। अगले दिन मोचू नौकरानी से शिंग के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो हमेशा काम में बिजी रहता है और घर पर उसे देखना मुश्किल है। मोचू अपसेट हो जाती है और उसके बारे में सोचने लगती है। तभी उसकी आंटी आकर बोलती है, मोचू जल्दी करो, तुम्हारे डैड तुम्हारी बहन के लिए बर्थडे पार्टी रख रहे हैं। कैसी पार्टी? अब मजाक कर रही हैं? दादी को मरे हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। आंटी बोली, और तो और उन्होंने ठीक से उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मोचू गुस्से में बोली, और ये चाहते हैं कि मैं उनसे बदला न लूं, मैं जाकर उनकी जान ले लूंगी। जैसे ही मोचू गुस्से में बाहर भाग रही थी, शिंग अंदर आता है। वो उसे रोककर बोलता है, और फिर उनसे बात करने से क्या होगा? तुम्हें लगता है कुछ बदल जाएगा? मोचू पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? शिंग बोला, शांत होकर सोचो, तुम्हारा डैड केक खाने के लिए पार्टी नहीं दे रहा, वो तुम्हारी दादी की विरासत हड़प कर तुम्हारी बहन सू को देना चाहता है और वो सबसे पहले इसे अनाउंस करना चाहता है ताकि कोई और हिस्सा न मांगे। और ये रहे पेपर्स जो मेरी बात को साबित करते हैं। मोचू ये सुनकर शॉक रह जाती है। वो कहती है, पर ये सब झूठे हैं, असली वसीयत तो
दादी ने मेरे नाम लिखी है। शेंग हैरान रह जाता है। वो उसे अपने पास आने को कहता है। मोचू डरते डरते उसके पास जाती है। शेंग कहता है, तुमने इतनी आसानी से मुझे सच क्यों बता दिया? तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुमसे जबरदस्ती साइन करवा लूंगा? मोचू बोली, नहीं, क्योंकि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। तुम उनकी तरह नहीं हो, वरना तुम आज इस मुकाम पर नहीं होते। शेंग मुस्कुराता है, तो ये है तुम्हारी राय मेरे बारे में? उम्मीद है ये बदलेगी नहीं। मोचू उससे मदद मांगती है। शेंग अपने असिस्टेंट को विरासत के मामले को देखने और मोचू की पूरी मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि वो शहर से बाहर जा रहा होगा। मोचू ये सुनकर दुखी हो जाती है, पर दिखाने की कोशिश नहीं करती और कहती है, हाँ, क्राउन प्रिंस बिजी तो होंगे ही, वो मेरे और मेरी प्रॉब्लम्स के लिए अपना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। फाइनली बर्थडे का दिन आता है। मोचू वहाँ जाती है और उसके रिश्तेदार उसे देखकर बातें बनाने लगते हैं कि उसे फैमिली से निकाल दिया गया है। मोचू को उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बर्थडे पार्टी शुरू होती है और सू को गिफ्ट्स मिलने लगते हैं। वो अपने अंकल से मिली कार और डायमंड से बहुत खुश थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी उसका डैड कहता है, सू ये सब डिजर्व करती है और इसीलिए उसकी दादी ने अपनी सारी जमीन उसके नाम कर दी है। ये सुनकर उसका अंकल और बाकी सब शॉक हो जाते हैं। सू कहती है, हाँ, मैं ये सब डिजर्व करती हूँ क्योंकि दादी मेरे सबसे करीब थी। तभी मोचू कालेरी मातम वाले कपड़ों में एंट्री करती है और कहती है, हाँ, दिख रहा है वो कितनी प्यारी थी तुम्हें, इसीलिए तुमने उनके अंतिम संस्कार की जगह बर्थडे पार्टी रखी है। सब डर जाते हैं। सू बेशर्मी से बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसका डैड चिल्लाता है, मोचू, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें फैमिली से निकाल दिया गया है। मोचू कहती है, मैं अपनी दादी का हक लेने आई हूँ, जिन्हें आपने मुझे आखिरी बार देखने भी नहीं दिया और अब उनकी विरासत के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हो। सू चिल्लाई, कैसी विरासत? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दादी ने सब कुछ मेरे नाम किया है। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, पर यही सच है। मोचू अपनी दादी की तस्वीर दिखाकर कहती है, क्या तुम अपनी दादी के सामने ये झूठ बोल सकती हो? तो वो अपने दोस्तों को इशारा करती है। तभी सू के दोस्त मोचू पर हमला कर देते हैं और उसे बाहर निकलने को कहते हैं कि तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो। वो उसे धक्का देने लगते हैं और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है और उसकी नजर शेंग पर पड़ती है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है कि वो वापस आ गया है, लेकिन शेंग उसे चुप रहने का इशारा करता है। मोचू खड़ी होती है और कहती है, मेरी दादी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मेरी बहन सू का हाथ है। मैं कभी यकीन नहीं कर सकती कि दादी उसके लिए एक पैसा भी छोड़ेंगी। ये सुनते ही सब मोचू पर चिल्लाने लगते हैं कि सू कितनी अच्छी और प्यारी है और मोचू उससे जलती है, इसीलिए ये सब कह रही है। उनकी माँ भी कहती है, हाँ, अपनी बहन से जलना बंद करो। सू ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये मत सोचना कि तुम्हारे इस ड्रामे से हम तुम्हें वापस फैमिली में ले लेंगे। मोचू कहती है, और किसने कहा कि मैं वापस आना चाहती हूँ? मुझे तुम जैसे लोगों में से एक होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जान लो, मैं तुम्हें अपनी दादी की विरासत खाने नहीं दूंगी। उसका डैड गुस्से में सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर फेंकने के लिए कहता है, लेकिन खींचतान में दादी की तस्वीर गिरकर टूट जाती है। अब मोचू का पारा चढ़ जाता है। वो नौकरानी का एक वीडियो प्ले करती है जिसमें वो सू से कह रही है कि दादी का खाना तैयार है और सू जवाब देती है, कैसा खाना? क्या वो अभी भी जिंदा है? छोड़ो उसे, मरने दो ताकि हम चैन की सांस ले सकें। ये सुनकर सब शॉक में थे। मोचू बोली, ये है तुम्हारी क्यूट बेटी जो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, है ना? सू उसका फोन छीनने के लिए भागती है, पर मोचू कहती है, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। मेरे पास और भी वीडियो और सबूत हैं जो साबित करते हैं कि तुम मासूम नहीं बल्कि एक शैतान हो। सब सू के खिलाफ हो जाते हैं और उसके बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। सू डरकर अपने मम्मी डैड के पास भागती है और कहती है कि वीडियो फेक है और वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है और वो बेशर्म लोग अपनी बेटी का ही साइड लेते हैं। उसका डैड बेशर्मी से मोचू से कहता है, अब तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी नजर भी विरासत पर है ना? मोचू कहती है, नहीं, तुम रख लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास दादी की असली वसीयत है। वो कहता है, वाह, अब तुम नकली कागज लेकर ये हिंदी फिल्म वाला ड्रामा कर रही हो? मोचू कहती है, कैसा ड्रामा? मैं सच कह रही हूँ और मेरे पास सबूत भी है। वो कहता है, झूठ बोलना बंद करो और वकील को बुलाकर सबके सामने वसीयत खोलने को कहता है ताकि साबित हो सके कि मोचू झूठ बोल रही है। सब हैरान थे कि दो वसीयतें कैसे हो सकती हैं। सब मोचू पर शक करने लगते हैं। वो साबित करने की कोशिश करती है कि सू ने ये सब किया है। उसका डैड चिल्लाता है, बस करो, फैमिली का वकील खुद ये वसीयत लाया है। वकील भी कहता है कि यही असली और इकलौती वसीयत है और सबके सामने यही बात कंफर्म करता है। आखिर में मोचू ही झूठी साबित होती है। सिक्योरिटी उसे बाहर निकालने लगती है और वो चिल्लाती रहती है, तुम इस झूठ के लिए जेल जाओगे। पर वकील को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब देखकर शेंग, जो शुरू से ये ड्रामा देख रहा था, ताली बजाने लगता है। सब शॉक में थे। शेंग, वो यहाँ क्या कर रहा है? मोचू का डैड बोला, ये एक फैमिली पार्टी है, तुम यहाँ कैसे आए? शेंग बोला, मुझे भी फैमिली का ही समझो। वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है जो आकर सिक्योरिटी को डांटता है और मोचू को छोड़ने के लिए कहता है। शेंग मोचू के पास जाकर कहता है, तो ये तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सच कह
रही हो? मोचू बोली। हाँ। उसका डैड चिल्लाया, झूठ बोलना बंद करो। शेंग बोला, अंकल रुकिए, मुझे ये ड्रामा देखने दीजिए। तो तुमने कहा तुम्हारे पास सबूत है? मोचू बोली। हाँ, ये रही वसीयत। सू झपट कर वसीयत छीन लेती है, उसे फाड़कर फेंक देती है और कहती है, बस करो मोचू, बाहर निकलो, मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर मत करो। उसके मम्मी डैड खुश हो जाते हैं, जैसे उनका प्लान कामयाब हो गया हो, लेकिन मोचू उनकी खुशी पर पानी फेर देती है। मैं तुम्हारी चालें अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए ये सिर्फ एक कॉपी थी। उसकी माँ चिल्लाती है, बस करो अब, अगर मुझसे नाराज हो तो मुझसे बात करो। सू की शादी में ये सब ड्रामा क्यों कर रही हो? मोचू रोने लगती है कि उसकी माँ भी उसी के खिलाफ है। तभी दादी की सबसे करीबी दोस्त, 1 करोड़पति बिजनेस वुमन अंजलि की एंट्री होती है। उसे देखकर सब चुप हो जाते हैं। वो मोचू का हाथ पकड़कर कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। मोचू का डैड पूछता है, अंजलिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, मैं तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, मैं मोचू के लिए आई हूँ, ये साबित करने की उसके पास जो वसीयत है वही असली है। डैड बोला, माफ करना, भले ही तुम मेरी माँ के करीब थी, पर उनके वकील से ज्यादा करीब नहीं हो सकती। वो बोली, बिल्कुल, तुम्हारी माँ भी यही सोचती थी, इसीलिए उन्होंने सब कुछ वीडियो पर रिकॉर्ड किया और 3 गवाह भी रखे, ताकि तुम और तुम्हारे भाई बहन एक दिन इस लड़की के पैसे चुराने की कोशिश न करो, जैसा तुम अभी कर रहे हो। ये सुनकर डैड के तो होश ही उड़ जाते हैं। अंजलिन बताती है कि उसे विरासत से बेदखल कर दिया गया है। फिर वो मोचू को लेकर बाहर निकल जाती है और शेंग अपने आदमियों को बाकी सब संभालने का ऑर्डर देता है। तो शेंग का असिस्टेंट उस वकील को शहर से ही बाहर फेंकवा देता है। थोड़ी देर बाद मोचू शेंग के पास जाती है उसे थैंक यू बोलने के लिए कि वो खास उसके लिए वापस आया, लेकिन शेंग हैरान होकर पूछता है, तुम मिसेस लिन को छोड़कर मेरे साथ क्यों आई? मोचू बोलती है, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना। ये सुनकर शेंग बोलता है, चलो मेरे साथ, और वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहाँ उसका असिस्टेंट एक लड़के को रस्सी से बांधकर खड़ा था। जैसे ही वो लड़का शेंग को देखता है, वो भीख मांगने लगता है कि उसे छोड़ दे और वो जिंदगी भर उसका गुलाम बनकर रहेगा। लेकिन शेंग एकदम बेरहमी से उसे ऑप्शन देता है, या तो अपना हाथ छोड़ दे या पैर। बेचारी मोचू ये देखकर बुरी तरह डर जाती है और समझ जाती है कि पूरा शहर उससे क्यों कांपता है। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पर शेंग उसे माफ कर देता है और अपने असिस्टेंट से उसकी बहन के ऑपरेशन के लिए पैसे देने को कहता है। और यहाँ मोचू को समझ आता है कि शेंग अपने इस डरावने लुक के पीछे एक बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा दिल छुपाए हुए है। उसे अब शेंग पर और भी ज्यादा भरोसा होने लगता है। उधर शेंग की फैमिली में उसका भाई उसे ताना मार रहा था, उस चालाक लड़की के पीछे पड़ने से अच्छा था कि तुम बेचारी मोचू को पकड़ दे। देखो, वो तो सारी विरासत लेकर उड़ गई। दोनों भाई लड़ने ही वाले थे कि सू उन्हें शांत कराती है और कहती है कि उसके पास एक सोल्यूशन है और वो मोचू को मनाकर घर वापस ले आएगी। उसका डैड पूछता है, पर तुम्हें उसका पता कैसे चलेगा? सू बोलती है, आप टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। और वो चली जाती है। उन लोगों के दिमाग में तो बस वो विरासत ही घूम रही थी, जिसके लिए वो पागल हो चुके थे। तभी सीन में मोचू आती है, जिसके हाथ में एक गिफ्ट था और वो शेंग को देना चाहती थी, पर वो देखती है कि असिस्टेंट उसके रूम से ढेरों गिफ्ट्स लेकर निकल रहा है। वो पूछती है, ये सब क्या है? असिस्टेंट बताता है, हाँ, क्राउन प्रिंस का टेस्ट बहुत मुश्किल है। ये सुनकर मोचू डर जाती है और गिफ्ट देने का आइडिया ड्रॉप कर देती है। पर तभी शेंग उसके सामने आ जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। क्या छुपा रही हो? दिखाओ, ये मेरे लिए है ना? मोचू बॉक्स को छुपाने की कोशिश करती है, पर शेंग जबरदस्ती उसे छीनकर खोल लेता है और मजाक उड़ाते हुए बोलता है, शर्ट के बटन्स, ये मत कहना कि ये तुमने खुद बनाए हैं। मोचू कहती है, हाँ, पसंद नहीं आए तो वापस दो। शेंग बोला, नहीं, मैं ये रखूंगा। अच्छा बताओ, अब कहाँ जा रही हो? मोचू बताती है कि उसकी एक इम्पोर्टेंट क्लास है। शेंग पूछता है, पर तुम्हारी बहन भी तो उसी यूनिवर्सिटी में है, तुम्हें उससे डर नहीं लगता? मोचू कहती है, नहीं, हाँ, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता, तुम मेरे साथ हो। ये सुनकर शेंग हंसता है और बोलता है, हाँ, बस यही तो मैं सुनना चाहता था। मोचू यूनिवर्सिटी पहुँचती है, पर सू पहले से ही वहाँ एक नया ड्रामा क्रिएट करने के लिए उसका वेट कर रही थी। सू और उसकी गैंग मोचू को घेर लेती है। सू ताना मारती है, हे, अपनी दादी के साथ वो सब करने के बाद तुम यूनिवर्सिटी वापस आ गई। तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें निकाल दिया है, तुम्हें यहाँ से भी निकाल देना चाहिए। सू उसके पास जाकर उसे पुराने दिन याद दिलाती है कि कैसे वो और उसके दोस्त मिलकर उसे परेशान करते थे और मोचू हमेशा उसके सामने कमजोर पड़ जाती थी। मोचू को डर तो लगता है, पर पहली बार वो अपना डर तोड़कर बोलती है, जो हुआ सो हुआ, मैं अब पहले वाली मोचू नहीं हूँ, तुम मेरा एक बाल भी नहीं छू सकती। और वो सू को पकड़कर उसका सिर पोछे वाली बाल्टी में डाल देती है। वहाँ मौजूद सब लोग शौक में थे, ये पागल हो गई है क्या? मोचू चिल्लाती है, अब से जो भी मेरे करीब आने की सोचेगा उसका वो हाल करूंगी कि वो कभी नहीं भूलेगा। तभी प्रिंसिपल वहाँ पहुँचते हैं और ये सीन देखकर शॉक रह जाते हैं। वो दोनों को ऑफिस ले जाते हैं। सू नाटक करती है कि मोचू ने लड़ाई शुरू की, पर मोचू भी चुप नहीं रहती और बताती है कि सू उसके साथ पहले क्या क्या करती थी। प्रिंसिपल कहता है कि उसने जो अपनी आंखों से देखा वो उसी पर यकीन करेगा और मोचू को
यूनिवर्सिटी से निकाल देता है। सू फिर मासूम बनने का नाटक करती है। नहीं, ये मेरी बहन है, आप इसे नहीं निकाल सकते। रुकिए प्रिंसिपल, मैं फैमिली वालों से बात करती हूँ, ये बस एक फैमिली प्रॉब्लम है। मोजू समझ जाती है कि ये सब एक जाल है ताकि उसकी फैमिली उस पर विरासत के लिए प्रेशर डाल सके। मोजू स्मार्टली बोलती है, मैं अपनी फैमिली से खुद बात करूंगी और यहाँ से मैं नहीं तुम बाहर निकलोगी। और फिर वो बाहर जाकर शेंग को कॉल करती है। वो शेंग को बताती है कि उसने क्या किया। शेंग कहता है गुड जॉब। मोजू कहती है पर प्रिंसिपल ने मुझे पकड़ लिया और मुझे निकालना चाहते हैं। शेंग बोला तो क्या हुआ, मैं तुम्हें दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दूंगा। ये सुनकर मोजू अपसेट हो जाती है। शेंग कहता है ठीक है वहीं रुको, मैं कुछ करता हूँ। वो बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी फैमिली पहले ही पहुँच चुकी है। प्रिंसिपल उन्हें सब बताता है। उसका डैड उस पर चिल्लाता है पर वो कहती है आप किस हक से मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, है ना। उसकी माँ कहती है शांत हो जाओ, तुम बस अपनी बहन से चलती हो। सू बोलती है नहीं, ये मुझसे प्यार करती है, इसका वो मतलब नहीं था। प्रिंसिपल हम एक फैमिली हैं। वो मोचू से माफी मांगकर घर चलने को कहती है। मोचू कहती है ओह हाँ, तो ये बात है, मैं इस घर वापस आने से अच्छा तो यूनिवर्सिटी से निकलना पसंद करूंगी। तभी शिंग वहाँ पहुँचता है, लेकिन उसके साथ सू की एक विक्टिम लड़की भी होती है जो आकर बताती है कि सू कैसे हमेशा उसे परेशान करती और सबके सामने उसका मजाक उड़ाती थी। सू मना करती है पर वो लड़की अपनी बॉडी पर मार के निशान दिखाती है। सू कहती है ये कोई सबूत नहीं है। तभी वो लड़की एक फोटो निकालती है। फोटो देखकर सू के होश उड़ जाते हैं और मोचू खुश हो जाती है। फोटो में सू के साथ उसके दोस्त भी थे जो अब मुकर जाते हैं और कहते हैं कि सू ही उन्हें ये सब करने के लिए मजबूर करती थी। प्रिंसिपल जो सू की फैमिली से मिला हुआ था अब डर के मारे हकलाने लगता है और कहता है कि वो इस मामले की जांच करेगा। मोचू खुशी से शेंग को देखती है और सोचती है कि फाइनली उसे एक ऐसा आदमी मिला है जिस पर वो पूरी तरह डिपेंड हो सकती है। वो भागकर उसके पास जाती है। तभी प्रिंसिपल शेंग को देखकर हैरान हो जाता है। क्राउन प्रिंस आप यहाँ, क्या आप किसी स्टूडेंट के लिए आए हैं। शेंग मोचू को बुलाता है। मोचू को देखकर प्रिंसिपल का चेहरा उतर जाता है। वो शेंग से माफी मांगता है कि उसे नहीं पता था कि मोचू उसके साथ है। शेंग कहता है अब पता चल गया ना, सुधर जाओ वरना लगता है तुम बूढ़े हो गए हो और जल्दी रिटायरमेंट की जरूरत है। और वो उसे लेकर चला जाता है। घर आकर मोचू उसे थैंक यू बोलती है कि वो हमेशा उसके साथ रहता है। उधर सू के डैड उस पर चिल्ला रहे थे पर उसकी बेशर्म माँ कहती है मेरी बेटी ने क्या किया, वो बस अपने दोस्त के साथ मजाक कर रही थी, हम बच्चों के मामलों में नहीं पड़ेंगे। डैड चिल्लाता है मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे विरासत चाहिए। वो कहती है आप यकीन करो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, मैं खुद जाकर उसे यहाँ लाऊंगी। अगले दिन जब मोचू यूनिवर्सिटी जा रही थी उसकी माँ उसे रोकती है। मोचू बात करने से मना कर देती है तो माँ कहती है मेरी बात सुनो बेटी, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं तुम्हारे दादी की कुछ चीजें लाई हूँ जो तुम्हें बहुत प्यारी है, आओ कार से ले लो। बेचारी मोचू यकीन कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो कार के पास जाती है उसकी माँ उसे अंदर धक्का देकर किडनैप करने की कोशिश करती है। वो भागने की कोशिश करती है। तभी शेंग का असिस्टेंट आकर उसे पकड़ लेता है। शेंग के आदमी उन्हें देख लेते हैं और लास्ट मोमेंट पर उसे बचा लेते हैं। मोचू भागकर शेंग के सीने से लगकर रोने लगती है। शेंग उससे सॉरी बोलता है कि उसने उसे इतना डरने दिया। मोचू कहती है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे बस इस बात का दुख है कि अब तुम और आंटी के अलावा मेरा कोई नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मेरी फैमिली मेरे लिए खत्म हो चुकी है। और वो उसके सीने से लगकर सो जाती है। शेंग उसकी बॉडी पर माँ के खींचने के निशान देखता है और उन सबको सबक सिखाने की कसम खाता है। घर आकर जब मोचू थक कर सो रही थी उसकी आंटी शेंग से कहती है ये अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, सब जानते हैं कि तुम फैमिली के दुश्मन हो, तुम्हारी रेपुटेशन की वजह से कोई इससे शादी नहीं करेगा। शेंग चुप रहता है और कहता है कि वो बस वही कर रहा है जो मोचू चाहती है। असिस्टेंट उसकी बात सुनकर हंसता है और कहता है आप उन्हें सच क्यों नहीं बता देते कि आपके बारे में जो कहा जाता है वो सिर्फ अफवाहें हैं। शेंग कहता है नहीं, उन्हें मुझसे डरने दो। और वो मोचू के पास चला जाता है और उसके करीब आता है। बेचारी मोचू सोचती है कि वो सपना देख रही है और वो भी उसके करीब आने लगती है। जब वो उठती है तो उसकी आंटी उसे बताती है कि अब उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है और पूछती है कि क्या उसके और शेंग के बीच कुछ चल रहा है। मोचू कहती है हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आंटी उसे वार्न करती है इस रिश्ते का अंजाम बुरा होगा, याद रखना। उधर में मोचू का डैड उसकी माँ को मारता है और कहता है तुम्हारी वजह से उसने हमसे और नफरत करना शुरू कर दिया है, तुमने विरासत हमारे हाथ से गवा दी। सो उसे शांत करती है और कहती है कि वो सब संभाल लेगी। वो अपनी मॉम के साथ मिलकर मोचू की आंटी को किडनैप करने का प्लान बनाती है जो मोचू की अकेली कमजोरी थी। अगले दिन मोचू शेंग और अपनी आंटी के बारे में पूछती है। नौकरानी बताती है कि शेंग कंपनी में है और आंटी एक कॉल आने के बाद बाहर चली गई। वो आंटी को कॉल करती है तो शौक रह जाती है कि सू फोन उठाती है। सू उसे धमकी देती है अगर तुम अपनी आंटी को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले आकर विरासत हमारे नाम कर दो, वरना तुम्हारी आंटी का भी वही हाल होगा जो दादी का हुआ था। मोचू पागल हो जाती है और नौकरानी से पूछती है कि वो शेंग तक कैसे पहुंच सकती है। नौकरानी बताती है कि वो
अपने डैड की कंपनी में है और अगर उसके डैड को पता चला कि उनके दुश्मन की बेटी उनके बेटे के घर में है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मोचू को शेंग की चिंता होती है। उसे शेंग की बात याद आती है कि अगर उसे किडनैप भी कर लिया गया तो वो उसे बचा लेगा। वो शेंग के लिए एक मैसेज छोड़कर चली जाती है। शेंग जैसे ही मैसेज देखता है वो पागल हो जाता है और मीटिंग छोड़कर जाने लगता है, पर उसका डैड उसे रोकता है। पर शेंग अपने असिस्टेंट को लेकर चला जाता है। उधर एक कार मोचू को किडनैप कर लेती है। सू अपने डैड को बताती है कि मोचू खुद विरासत उनके नाम करने आ रही है और माँ ने वकील और पेपर्स रेडी कर लिए हैं। डैड ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही कार दरवाजे के सामने पहुंचती है शेंग के आदमी उसे घेर लेते हैं। शेंग भागकर मोचू को अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से ले जाता है। फिर वो उसे पकड़कर बोलता है, तो तुम मुझसे भागना चाहती थी, वो भी तब जब तुमने फाइनली अपने प्यार का इजहार कर दिया। सीन में पता चलता है कि मोचू ने मैसेज में लिखा था कि वो उससे प्यार करती है। मोचू कहती है, मैं भाग नहीं रही थी, पर मैं अपनी आंटी को मरने नहीं दे सकती थी। वैसे भी हमारा प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता, तुम्हारी फैमिली हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। शेंग कहता है, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं, और तुम्हारी आंटी वापस आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। वो उसे कार में ले जाकर दादी के कमरे का एक सीसीटीवी वीडियो दिखाता है जिसमें सू दादी की दवा में कुछ मिला रही थी। मोचू कहती है, मैं उसे जेल भिजवा दूंगी, पर पहले मुझे अपनी आंटी को बचाना है। शेंग कहता है, कल तक वो हमारे साथ होगी। मोचू कहती है, ठीक है, और सू को कॉल लगाती है। वो बोलती है, मैं आज नहीं आऊंगी, बट कल जरूर आऊंगी और सारी प्रॉपर्टी भी छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त है, पूरी फैमिली और शहर के बड़े लोग वहाँ मौजूद होने चाहिए ताकि सबके सामने ये हो। सू को लगता है इसकी आंटी तो हमारे कब्जे में है, तो ये कुछ कर नहीं पाएगी, तो वो फौरन हाँ बोल देती है। वो जाकर अपने डैड को बताती है। उसका डैड हैरान होता है, बट सू बोलती है, आप टेंशन मत लो, मोजू इस बार कुछ नहीं कर पाएगी। उसके डैड खुश होकर बोलते हैं, अगर ये डील हो गई ना तो तुम कॉलेज छोड़कर सीधा कंपनी ज्वाइन करोगी। ये सुनकर सू तो हवा में उड़ने लगती है। इधर शेंग जब घर पहुँचता है तो उसके डैड उस पे भड़क जाते हैं कि वो मीटिंग छोड़कर क्यों चला गया। वो चिल्लाते हैं, तुम कब सुधरोगे, कब शादी करोगे, मैं तुम्हें और टाइम नहीं दूंगा। शेंग प्रॉमिस करता है कि 6 महीने में कर लेगा। तभी मोचू वहाँ आती है और उससे सॉरी बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से ये सब हुआ। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो टेंशन मत लो, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर दोनों काफी क्लोज आते हैं, बट शेंग उसे छोड़कर चला जाता है और बेचारी लॉलीपॉप चूसते रह जाती है। शेंग अपने असिस्टेंट से आंटी के बारे में पूछता है। असिस्टेंट बताता है कि जगह मिल गई है, बट उनके किडनैपिंग का प्रूफ कलेक्ट कर रहा है। असिस्टेंट पूछता है, आप मोचू को कल अकेले जाने देंगे, आपको डर नहीं लग रहा? शेंग बोलता है, नहीं, बट अगर कुछ हुआ तो मैं उसके पीछे ही खड़ा मिलूंगा। नेक्स्ट डे शेंग उसे ड्रॉप करता है और बोलता है, मैं यही हूँ अगर कोई जरूरत पड़े, बट आई नो तुम हैंडल कर लोगी। मोचू जैसे ही अंदर जाती है पूरी फैमिली उस पर टूट पड़ती है। वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, अपनी दादी को मारकर उनकी प्रॉपर्टी भी हड़प ली, कितनी बेशरम हो। मोचू चिल्ला के बोलती है, ये सब सू ने किया है। सू कहती है, अब बस भी करो मोचू, सबको सच पता है, तुम ही तो फैमिली नर्स थी, दादी को दवाई तुम्हारे अलावा कौन देता था? मोचू बोलती है, तुमने दवाई बदली थी है ना, और मेरे पास इसका प्रूफ है। तभी वो एक आदमी को अंदर बुलाती है जो दादी के कमरे की देखभाल करता था। वो बताता है कि दादी की मौत से पहले उसने सू को दवाई के साथ कुछ करते देखा था। सू हंसने लगती है, वाओ, एक गवाह भी ले आई पैसे देकर, तुम कब तक ये बचकानी गेम खेलती रहोगी? ये सब ड्रामा बंद करो और प्रॉपर्टी के पेपर साइन करो। मोचू बोलती है, ड्रामा, मैं दिखाती हूँ ड्रामा। और फिर मोचू फोन निकाल कर वो वीडियो प्ले कर देती है। ये देखते ही पूरी फैमिली के होश उड़ जाते हैं। सू फोन छीनने की कोशिश करती है, बट मोचू उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, बस कब तक झूठ बोलोगी, आंटी को किडनैप करना काफी नहीं था? सू कहती है, ये झूठ है, और अपने डैड से बोलती है, डैड बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया। और वो बेवकूफ डैड उस पर विश्वास भी कर लेता है। तभी दरवाजे से आंटी पुलिस के साथ एंटर करती है और सीधा सू की तरफ इशारा करके बोलती है, इसी ने मुझे किडनैप किया था और दादी को मारा है। यहाँ गेम पलट जाता है जब सू की मॉम आगे आकर सारा इल्जाम अपने सर ले लेती है। पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। आंटी दौड़कर सू को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम इतनी गिरी हुई हो सकती हो, अपनी गलती के लिए अपनी माँ को जेल भिजवा दिया, तुम्हारा भी दिन आएगा, याद रखना। और मोचू को लेकर चली जाती है। सू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इधर शेंग और मोचू और भी क्लोज आ जाते हैं, इतनी क्लोज कि शेंग मोचू से शादी करने के लिए अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ने का डिसाइड कर लेता है। सू के डैड जेल में उसकी मॉम को डिवोर्स पेपर्स भेज देते हैं। ये जानकर मॉम का दिल ही टूट जाता है, बट वो अभी भी सू को डिफेंड करती है। ये देखकर मोचू को उससे नफरत हो जाती है। वो सीधा अपने डैड के पास जाती है और एक डील रखती है, आप मुझे सू दे दो, मैं आपको सारी प्रॉपर्टी दे दूंगी। और उसका बाप पैसे के लिए अपनी बेटी को बेच देता है। मोचू सू को ले जाकर वैसी ही जगह बंद कर देती है जहाँ उसने आंटी को रखा था और उससे दिन में तारे दिखा देती है। इधर शेंग सच में अपनी फैमिली छोड़ देता है और मोचू से शादी कर लेता है। मोचू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। तभी उसके डैड को पता चलता है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स
पर्स तो नकली थे। वो मोचू तक पहुंचने की कोशिश करता है, बट तब तक मोचू को पता चल चुका था कि दादी की दवाई सबसे पहले उसके डैड ने ही बदली थी। वो इसका प्रूफ कलेक्ट करती है। फिर वो दादी की फ्यूनरल रखती है, जहाँ उसका डैड उसे भी मारने की कोशिश करता है, बट टाइम पर आकर शेंग उसे बचा लेता है और डैड को पुलिस के हवाले कर देता है। फाइनली दोनों साथ आते हैं, लेकिन सूजन से भाग जाती है और जब वो शेंग और मोचू को साथ में खुश देखती है तो गुस्से से पागल हो जाती है कि आखिर में वो ही सब कुछ हार गई। वो सीधा शेंग के डैड के पास जाती है उन्हें भड़काने, लेकिन शेंग के डैड को फैमिली से कोई लेना देना ही नहीं था। वो उल्टा सू को उठा से और धमकी देता है कि 24 घंटे के अंदर इस शहर से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें गायब करवा दूंगा। सू बेचारी डर के मारे भाग जाती है और फिर शेंग सारे पंगों को खत्म करके मोचू के पास वापस आता है। फाइनली दोनों एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ जीने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर ऐसे ही स्टोरी और देखनी है तो गाइस कमेंट में बताओ। तब तक के लिए बाय बाय।